नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि ए और बी की लड़ाई में कभी कभी सी फंस जाता है, यानी दो की लड़ाई में तीसरा फंस जाता है। और कुछ ऐसा ही हाल आज की तारीख में नायडू बाबू का है। अब कहने को मोदी और शाह के बाद इस मुल्क के तीसरे ताकतवर नेता हैं, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल। सच्चाई यह है कि आजकल बुरे फंसे हुए हैं, और इतना फंसे हुए हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। और कभी कभी ऐसी आशंका होती है कि कहीं खुद भी डूबे और मोदी जी को भी साथ ना ले डूबे। अब दरअसल जो लड़ाई है वो मोदी जी की दक्षिण भारत के समूचे विपक्ष से। आप कह सकते हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस प्लस डीएमके प्लस लेफ्ट प्लस अदर्स, यानी कहीं ना कहीं समूचा विपक्ष एक तरफ है और मोदी शाह बीजेपी दूसरी तरफ है। और जो नायडू बाबू हैं उनके लिए दिक्कत यह है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। मुद्दा दक्षिण का है लेकिन साथ खड़े हैं मोदी जी के, यही दुखती रख है। अब दोस्तों, अंदर की बात यह है, जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि संसद में सीटें बढ़नी है, लोकसभा की राज्यसभा की। और ये सीटें जो बढ़ेंगी, जिसे परिसीमन कहते हैं, ये जनसंख्या के आधार पर, आबादी के आधार पर सीटें बढ़नी हैं। जाहिर तौर पर उत्तर भारत की आबादी ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, इनकी सीटें बढ़ेंगी। और जो दक्षिण भारत है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नायडू बाबू का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ सीटें घटेंगी। तो जो दक्षिण के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो फिर स्टालिन हो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये नायडू बाबू पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई ये मोदी जी का ये जो फार्मूला है, ये जो प्लान है, इसका विरोध करिए, विरोध करिए, आप हमारे साथ आइए। नायडू बाबू को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य का इंटरेस्ट है। अगर मोदी जी अड़ गए कि नहीं साहब डिलिमिटेशन तो होगा, मान लीजिए, तो फिर नायडू बाबू फिर कहाँ खड़े हैं? क्या सरकार से निकलना पड़ेगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश की आप कह रहे हैं सीटें कम हो रही हैं। धर्म संकट, राजनीतिक संकट, अस्तित्व का संकट, सब कुछ हो जाएगा नायडू जी के लिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, नायडू जी वापस जाके आंध्र प्रदेश में ये तो नहीं कह सकते कि आपकी 25 के बजाय देखिए हम सत्ता में हैं और आपकी सीट 25 से 21 करके लाएं। ये तो कोई राजनेता कह नहीं सकता। उसके बाद तो मतलब आप कैसे अगला चुनाव जी जीतेंगे, कैसे वहां पे टिकेंगे, वो तो जाहिर है ये रास्ता तो उनके पास उपलब्ध है ही नहीं। जी। तो इसलिए उनके लिए बहुत भारी संकट होगा। अब दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे चलकर पूरे देश की राजनीति को बदल सकती। और बात क्योंकि राजनीति की है, तो मुझे लगा कि योगेंद्र यादव से बेहतर इस देश में कोई समझा ही नहीं सकता है इसको। और इसलिए आज मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि योगेंद्र यादव एक एक करके सारी परतें खोलने जा रहे हैं। और गौर से सुनिएगा, क्योंकि मसला सिर्फ मिस्टर नायडू का नहीं है। नायडू साहब वो हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, बैसाखी दे रहे हैं मोदी जी को। तो नायडू साहब अगर संकट में हैं तो मोदी जी की बैसाखी भी संकट में है। गौर से सुनिए, बड़ा मसला है। और पहला सवाल ये है कि आपके लेख ने तो हंगामा खड़ा कर दिया देश में, जो आपने सीटों के बंटवारे को लेकर लिखा है, लेकिन उसकी आंच सबसे पहले नायडू बाबू पे आ गई। नायडू बाबू आपके लेख से बड़ा परेशान है, क्योंकि दक्षिण भारत का दबाव है, स्टालिन का दबाव है, कांग्रेस का दबाव है, लेफ्ट पार्टीज जो इस वक्त पावर में, केरल, उनका दबाव है कि भाई नायडू बाबू मोदी जी पर प्रेशर करें और इस मामले को रुकवाएं, डिलिमिटेशन को। अब नायडू बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है डिलिमिटेशन का, इससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है नायडू जी के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग है? जी दीपक भाई, हंगामा कोई मेरे लेख की वजह से नहीं है, हंगामा मुद्दे की वजह से है। डिलिमिटेशन जो कि एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फूट सकता है और हर एक को पता है। हर कोई जी। जानता है कि ये पहाड़ है, इसके अंदर ज्वालामुखी है, फूटेगा, पता नहीं कब फूटेगा। हर कोई इंतजार कर रहा है और कोई छोटी सी चीज से भी हर कोई घबरा जाता है। तो वही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तात्कालिक जो मुद्दे इसमें हैं वो ये है कि नायडू जी, जिनके बैसाखी पे इस वक्त सरकार चल रही है, उनके लिए ना निगलता ना उगलता वाली स्थिति। वो न तो मोदी जी के एजेंडा को ना कर सकते हैं, उस तरह की उन्होंने हैसियत नहीं बनाई है, उस तरह की जो दिखाई नहीं है, और न ही वापस जाके अपने प्रदेश में कह सकते हैं कि मैं 4 सीटें तुम्हारी कम करके आ गया, थैंक यू वेरी मच। ये नहीं कह सकते।
तो उनके लिए दुविधा की स्थिति है। दुविधा दरअसल बीजेपी के लिए भी अब है, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं थी। क्योंकि जी, पहली बार बीजेपी को दक्षिण भारत में सफलता के कुछ आसार दिखने लगे हैं। बीजेपी अगले साल तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कुछ करने की कोशिश कर रही है। सफल होगी, नहीं होगी हम नहीं जानते हैं, शायद नहीं होगी लेकिन कोशिश कर रही जी, है। और तमिलनाडु के चुनाव में बीजेपी ये कह के तो नहीं जा सकती कि हमें वोट दो ताकि हम तुम्हारी लोकसभा की सीटें 8 कम कर दें जितनी हैं, ज़ाहिर है नहीं कह सकते। बीजेपी को केरला में पहली सफलता मिली है और बीजेपी केरला अगले साल फिर केरला में भी चुनाव है और केरला में बीजेपी नहीं कह सकती कि 20 में से आपकी सीट 12 हम जी। करने वाले हैं। तो दुविधा बीजेपी के लिए भी है। कर्नाटक, दुविधा तेलंगाना? कर्नाटका, तेलंगाना दोनों के अंदर तो दुविधा तो है गंभीर। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे को हम केवल तात्कालिक दुविधा के नज़रिए से न देख के, एक दीर्घकालिक नज़रिए से देखें और मैंने अपने लेख में यही कोशिश की है। अमूमन क्या होता है कि इस सवाल को केवल आप एक राजनीतिक गणित के हिसाब से आमतौर पे लोग देखते हैं कि अगर जी, इस राज्य की सीट बढ़ गई तो भई किस पार्टी को फ़ायदा होगा, उस पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये वो मुद्दे हैं दीपक भाई जहाँ हमें तात्कालिकता को छोड़ देना चाहिए, दीर्घकालिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म एक तो सोचना लाडली चाहिए। बहन जैसी एक तो लाडली बहन जैसी योजनाएँ हैं जो कि ठीक है चुनाव में जीत-हार हो गई, सब कुछ हो गया। ये वो मुद्दे हैं जो कि आपके देश का भविष्य तय कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय एकता को असर डालने वाले मामले हैं। और दुनिया का इतिहास बताता है, हमारा अपना पिछले 70 साल का इतिहास बताता है कि इन सवालों को बहुत संवेदनशीलता से, बहुत समझ-बूझ के साथ हैंडल करना चाहिए। इसमें लठैती से काम नहीं चलेगा। बाकी मुद्दों पे कभी-कभी चल जाती है लठैती, आपने दबाव डाल लिया, बहुमत का सहारा ले लिया, दबा लिया। ये सवाल है जहाँ इस तरह की कोई भी चाल दीर्घकाल में बहुत गहरा नुकसान कर सकती है। इसलिए मैंने खुल के ईमानदारी से वो बात लिखी जो कई लोगों के मन में तो होगी। मैं नहीं समझता कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके मन में ये बात आई। लेकिन वो खुल के लिख नहीं रहे हैं और मैंने साफ तौर पे कहा कि भैया इस जी, इस नाजुक मोड़ पर सबसे अच्छा होगा कि हम डिलिमिटेशन की बात को अब सदैव के लिए भूल जाएँ। ये 20 साल, 25 साल का प्रपंच करना बंद करें। सदैव जी। के लिए भूल जाइए, पत्थर की योगेन जी, लकीर है, ऐसा मान लीजिए। जी। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे बीच में टोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं, आप एक तरह की वकालत कर रहे हैं कि जहाँ ये जो सीटों का बँटवारा है लोकसभा, राज्यसभा में जो जनसंख्या के आधार पे होता है और काफ़ी बरसों से पेंडिंग है और मोदी जी उसको कराना चाहते हैं या मजबूरी भी आप कह लीजिए। आप कह रहे हैं कि साहब ये सीटों का बँटवारा, ये जो डिलिमिटेशन है, इसको मत करिए। उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ रही हों या तमिलनाडु की सीटें घट रही हों, इसको भगवान के वास्ते मत करिए, इसको टाल दीजिए 25-30 साल के लिए या हमेशा के लिए टाल दीजिए। जो सीटें जिसकी हैं उतनी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर ये डिलिमिटेशन हो गया, मान लीजिए जनसंख्या को आधार मान लिया गया, मैं बहुत एक लेमैन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आम आदमी की उससे पूछ रहा हूँ कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं इसका कि भई खत्म करिए, ये चैप्टर क्लोज़ कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा कौन-सा डर लग रहा है देश को लेकर? बिल्कुल वाजिब सवाल है और चूँकि लेमैन के लिए कर रहे हैं तो मैं हमारे हो सकता है कुछ दर्शकों को एग्ज़ैक्टली समझ ना हो डिलिमिटेशन क्या है, 1 मिनट वो भी बता दूँ। दरअसल इसमें जी, 2 अलग हिस्से हैं। एक जिसको हिंदी में परिसीमन बोला जाता है, दूसरा जिसको हिंदी में आवंटन, पुनर्आवंटन हम कहें। यानी कि एक तो बाउंड्री नए तरीके से ड्रॉ की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की। दूसरा किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, उसका कोटा फ्रेश तय किया जाता है। पहले पे किसी को ऐतराज़ नहीं है, वो हुआ है, 2001 के बाद भी हुआ था और वो अगले साल भी हो सकता है, यानी कि अ, हरियाणा को मान लीजिए 10 सीट है, 10 की 10 रहेंगी। लेकिन 10 में से कौन-सी सीट बढ़ जाएगी जहाँ जनसंख्या थोड़ी कम होगी और गुड़गाँव और फरीदाबाद जैसे इलाके जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ये सीटें थोड़ी-सी सिकुड़ जाएँगी, अपने भौगोलिक आकार में। ये जी, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होती है, इसे हम परिसीमन कहेंगे। तो कुछ गाँव, कुछ इलाके जो पहले गुड़गाँव में होते थे, वो अगली बार हो सकता है महेंद्रगढ़ में चले जाएँ इत्यादि ये सब होगा। इस पे किसी को ऐतराज़ नहीं है। जो ऐतराज़ है वो इस बात पे है कि क्या हरियाणा की सीटें 10 की बजाय 11-12 होनी चाहिए, 8-9 होनी चाहिए? संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हर 10 साल के बाद ये आवंटन फ्रेश होना चाहिए, हर जनगणना के बाद। ये अ, दो 1951 में पहली बार हुआ, जिसके आधार पे 52 में चुनाव हुए। फिर 61 के बाद हुआ, जनगणना के बाद, 71 के बाद हुआ जैसे संविधान में दिया था। लेकिन 76 के समय कुछ राज्यों ने कहा कि भई इंदिरा जी आप हमें तो कह रही हैं कि जनसंख्या का आप कंट्रोल कीजिए।
और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जनसंख्या अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आपकी सीटें कम हो जाएंगी, ये कैसे चलेगा? तो उस वक्त एक समझौता हुआ और ये कहा गया कि चलिए 25 साल के लिए इस मामले को टाल, परिसीमन ही टाल देते हैं 25 साल, तो परिसीमन आवंटन दोनों टल। फिर 2001 के अंदर दोबारा ज्वालामुखी खड़ा हो गया आके, तब अटल जी की सरकार थी। तो जी। अटल जी ने समझदारी करते हुए कहा कि चलिए परिसीमन तो करवा लेंगे लेकिन आवंटन नहीं करेंगे। मतलब ओके। वही की वही 10 सीटें रहेंगी, तो इनका होगा जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, पहले बाहरी दिल्ली नामक एक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन उसमें जी हाँ। इतनी जनसंख्या थी, चांदनी चौक से 3 गुना ज्यादा लोग बाहरी दिल्ली में हुआ करते थे। तो फिर उसको बराबर कर दिया, लेकिन दिल्ली रही साथ की साथ, बढ़ेगी 7 नहीं। सीटें अभी भी हैं। जी। तो उन्होंने 25 साल के लिए और टाल दिया, तो अब टलते-टलते 50 साल तक टल गया है। अब वो ज्वालामुखी 2026 में फिर फूट सकता है, क्योंकि 25 साल फिर पूरे हो गए। अब सवाल देश के सामने ये है कि क्या परिसीमन और आवंटन दोनों ही रोक दें, या दोनों ही कर दें, या जो अटल जी ने किया था परिसीमन कर लें लेकिन आवंटन फ्रेश ना करें। और मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि परिसीमन तो खैर आप करते रहिए, वो जो होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं विधानसभा की सीटें घटाना बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राज्यों के आपसी संबंधों पे। लेकिन लोकसभा में सीटें किसी की घटाने बढ़ाने के मामले पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। मतलब लगभग मान लीजिए पत्थर की लकीर कि 1971 में जैसी थी, वैसा मान लीजिए। अब आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि भाई ऐसा क्यों करें? आफ्टर ऑल संविधान के अंदर साफ-साफ कहा गया था कि करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, संविधान में कहा गया था और संविधान के कहने के पीछे तर्क भी था। तर्क ये था कि एक वोट का, जिसे कहते हैं ना, वन वोट, वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, हर वोट का वजन बराबर हो। और हर वोट का वजन तभी बराबर होगा अगर हर चुनाव क्षेत्र के अंदर लगभग उतने ही लोग हों जितना कि दूसरे चुनाव क्षेत्र में है। अगर एक चुनाव क्षेत्र में मान लीजिए केवल 5 लाख लोग हैं, दूसरे में 25 लाख लोग मिलके एक एमपी चुन रहे हैं, तो जाहिर है 5 लाख वाले के वजन, वोट का वजन 5 गुना ज्यादा होगा, है ना? जी। तो इसलिए बेसिक आइडिया तो संविधान की बात जायज थी। लेकिन संविधान निर्माण के बाद से और खास तौर पे 25-30 साल में कुछ और चीजें हुई, जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले 50-60 साल के डेवलपमेंट की वजह से अब कुछ ऐसी एक फॉल्ट लाइन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में हम उसको दरार कह सकते हैं। ऐसी कुछ जी। दरार है जो सतह के नीचे दिखाई दे सकती हैं, छुपी हुई चीज नहीं है, मैं बताऊंगा तो हर एक पहचान जाएगा, आप दे है। इनमें से कोई भी अभी खाई नहीं बनी, केवल दरार है। अब दरारें हमें हैं। इन दरारों को हमें बचा के रखना, इन दरारों को हमें पाटने की कोशिश करनी चाहिए, इन दरारों को और खुलने नहीं देना चाहिए। और दुनिया का इतिहास बताता है कि अगर किसी देश में दरार ऐसी हो कि एक दरार तो यूं है, दूसरी दरार यूं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस कटिंग क्लीवेजेस जिसको बोलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जिसको फायदा है, दूसरी तरफ नुकसान है, कि कोई कोई डिवीजन के इस तरफ है, बाद में उस तरफ है, इत्यादि, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके देश में 4 दरार हैं, एक यूँ, एक यूँ, एक यूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है, अगर एक से ज़्यादा दरार हैं और वो एक-दूसरे के लगभग बराबर हैं, या यूँ है, ब बिल्कुल समझिए एक-दूसरे से जुड़ी हुई। आप समझ रहे हैं ना कि क्या दिक्कत जी। है? ये दरार कभी भी एक खाई बन सकती है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक दरार है। और मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में पिछले 25-30 साल से ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, पहली भाषाई दरार कोई नई चीज नहीं है, केवल दक्षिण भाषा और उत्तर प्रॉब्लम की है। नहीं है। कहने 22 भाषाएं हैं, लेकिन 22 में से हिंदी एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। चूंकि हिंदी को हमने राजभाषा का दर्जा दे दिया है, उसके बारे में अलग बात करूंगा। जी। एक हिंदी भाषा भाषी होने के नाते मुझे कोई विशेष खुशी नहीं होती, उससे कुछ मिला नहीं है हिंदी को, खैर वो अलग बात है। लेकिन हिंदी का एक एक हिंदी बनाम गैर हिंदी का एक देश में एक हल्का-सा डिवीज़न, खींचतान चलती रही। वो ठीक-ठाक से हैंडल की गई है एक ज़माने में, उसको एक्सप्लोसिव बनने से बचा लिया गया था 60 के दशक में, लेकिन वो है। दूसरा, आप डेवलपमेंटल चीज़ देखिए, देश में अमीरी-गरीबी के लिहाज से देखें, तो ये सीधा उत्तर-दक्षिण का मामला नहीं है, पूर्व-पश्चिम का मामला नहीं। मोटे तौर पे आपको मैं कहूँगा, अगर आप अहमदाबाद से ट्रेन लें और हैदराबाद जाएँ, तो आपके बाईं तरफ का जो भारत और आपके दाईं तरफ का जो भारत है, वो 2 तरह के भारत, विकास की दृष्टि से, जीडीपी की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से।
रोजगार के अवसरों की दृष्टि से। एक भारत है जो अफ्रीका के कुछ देशों जैसा है, और दूसरा भारत है जो कि एक मिडिल इनकम कंट्रीज दुनिया के जो है उन जैसा है ना? तो विकास की दृष्टि से दो अलग बन रहे हैं। ये एक और दरार मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और तमिलनाडु, पूरा केरल, दक्षिण ये समृद्ध हैं, और अगर हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आते हैं तो वहां पर गरीबी भी जी है और बेरोजगारी जी, भी है। उसे आप उड़ीसा और बंगाल तक ले जा सकते हैं, है ना? जी। वहां जो है उत्तर और पूरा पूर्व है। तो ये दरार हल्की हल्की अलग अलग तरह की है। जो भाषाई दरार है एग्जैक्टली वही की वही दरार डेवलपमेंट की नहीं है, क्योंकि भाषाई दरार में उड़ीसा और बंगाल हिंदी से दूसरी तरफ हुए, लेकिन पिछड़ेपन और गरीबी के लिहाज से बंगाल और उड़ीसा जो है दोनों उसी में शामिल है, गरीब देशों में शामिल है। तो दूसरी दरार ये है। तीसरी दरार है इस देश की राजनीतिक, बीजेपी के वर्चस्व का इलाका, और जहां बीजेपी के वर्चस्व को चुनौती मिलती है, वो लाइन थोड़ी सी यूं कटी हुई है। ये वाली लाइन यूं झुकी थी, दूसरी लाइन यूं झुकी है हल्की सी, जिसके अंदर गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात कम से कम बीजेपी के वर्चस्व के इलाकों में आता है और बंगाल नहीं आता है। अब तीन लाइनें, ये बात तो सच है कि तीनों लाइनें एकदम आइडेंटिकल नहीं, एक कोई हल्की सी झुकी हुई है, एक वैसे झुकी हुई है, लेकिन हम वो स्कूल में किया करते थे ना, लघुत्तम निकालना, एलसीएम। जी। अब आप दोनों ग्रुप्स का एलसीएम निकाल लीजिए। पूर्व के क्षेत्र कभी इधर है कभी उधर है, बंगाल उड़ीसा। गुजरात और महाराष्ट्र कभी इधर है कभी उधर है, लेकिन सारी हिंदी पट्टी के प्रदेश इस तरफ हैं, सारे दक्षिण के प्रदेश दूसरी तरफ, हर बार। ये इसलिए उत्तर दक्षिण की जो बात होती है इस वजह से होती है इस देश में। अब ओके। मेरा तर्क ये है कि तीन फॉल्ट लाइन ऑलरेडी है, तीन दरारें हैं जो एक दूसरे के करीब है। उसके ऊपर अगर आप एक चौथी और दरार डाल देंगे जो कि एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर हो, तो तीन दरार हैं, उसके ऊपर खुरच के आप फावड़ा लेके एक चौथा और खड़ा कर देंगे, तो आप देश का भला नहीं। अब ये देखिए डिलिमिटेशन का क्या असर होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। बड़ा सिंपल गिनती है। अगर 2026 की जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटों का आवंटन हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रीएलोकेशन होता है, तो किसे फायदा, किसे नुकसान होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा केरला, 20 से घट के उसकी 12 सीट रह जाएंगी। फिर ओके, तमिलनाडु, 20 से घट के 12 सीटें 12, 20 से 12 हो जाएगी, 40% केरल सीट की। ऑफ एक झटके में ओ केरल माय की। गॉड। अब आइए आप तमिलनाडु, 39 है, 39 से 31 रह जाएंगे, 8 सीट ओह। का नुकसान वहां। तो केरला की 40% घट जाएंगी, तमिलनाडु की एक चौथाई सीटें घट जाएंगी। अब आइए आप कर्नाटका, कर्नाटका की दो कम जनसंख्या। होगी, लेकिन तेलंगाना आंध्र और आंध्रा दोनों की मोटे तौर पे 4-4 सीटें कम हो जाएंगी। उड़ीसा की 3 सीट कम होंगी, बंगाल की 4 सीट कम हो जाएंगी, और पंजाब की 1 सीट कम हो जाएगी। अब आप देखिए, ये लगभग सारा हिंदी और गैर हिंदी इलाके की तरफ पट गया खेल दोबारा। तो ये जो अपने लघुत्तम निकाल के हमने कहा था कि कौन हम्म। नुकसान और कौन इस तरफ और कौन उस तरफ, तो डिलिमिटेशन का असर ये होगा कि सारे दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा, सारे उत्तर भारत के हिंदी प्रदेश के राज्यों को फायदा होगा। अपवाद है सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल, जिनकी एक एक सीट घटेगी। उत्तर प्रदेश की 11 सीट बढ़ेंगी, बिहार की 10 सीट अच्छा, 80 से, बढ़ेंगी, राजस्थान, मतलब उत्तर जी प्रदेश 80 11, से 91। जी 91 पे पहुंच जाएगा, बिहार 40 से 50 पे पहुंच जाएगा, राजस्थान 25 से 31 पे, 6 का फायदा होगा, मध्य प्रदेश को 4 का फायदा होगा। अब आप कुल मोटा असर देखिए, एक तो फायदे नुकसान का आपने देख लिया, सारे जी। दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान, सारे उत्तर भारत के हिंदी के राज्यों को फायदा। अ, अगर आप इसे बहुमत की दृष्टि से देखें तो आज की तारीख में तमाम हिंदी प्रदेशों को कुल मिला के 543 में से 226 सीटें, मेजॉरिटी से कम 50 के करीब कम है, लेकिन ये होते ही उनकी सीटें 259 हो जाए, और अगर आप उसमें 2-4 इनको जोड़ दें, मुंबई की 1-2 सीट जो कि हिंदी इलाके की सीट मानी जाती हैं, ऐसे कुछ 2-4 सीट जोड़ दें, तो लगभग आप केवल हिंदी इलाकों के आधार पर इस देश में लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। ये खतरा ओके। है। तो
3 जो आपकी ऑलरेडी क्रैक लाइन्स हैं, दरार है, उसके ऊपर चौथा आपने फावड़ा लेके एक और खुदाई कर दी उठा के। अब यहाँ पे खुदाई करना तो मेरा यही कहना है कि ऐसा काम करने से पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, जी। क्योंकि इससे जी, एक मतलब मेरे ज़हन में एक सवाल आया, आपने जो बताया कि साहब गुजरात और महाराष्ट्र इनकी भी सीट बढ़ रही है, यूपी की सीट बढ़ रही है, बिहार की सीट बढ़ रही है, राजस्थान की बढ़ रही है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। ये तो वो बेल्ट है जहाँ बीजेपी है, जहाँ मोदी और अमित शाह हैं। तो क्या मोदी और अमित शाह को ये जो डिलिमिटेशन है, ये पूरी तरह से फ़ायदा पहुँचा रहा है, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहा है इसका मतलब ये? और साउथ की पार्टी को लगता है, स्टालिन को लगता है या कांग्रेस को लगता है कि भाई ये तो सारा खेल बीजेपी के फ़ेवर में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी है? जी, महाराष्ट्र को ना फ़ायदा है, ना नुकसान, गुजरात को भी नहीं, केवल हिंदी इलाकों को फ़ायदा है। लेकिन चूँकि बीजेपी का वर्चस्व आजकल जहाँ है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी ने गिनती की कि अगर इस आधार पे पिछला चुनाव होता, पिछला मतलब 2024 नहीं 2019 के आधार पे उन्होंने गिनती की थी, तो बीजेपी को 17 सीट बैठे-बैठाए एक्स्ट्रा मिल जाती लोकसभा। तो बिल्कुल इसका तात्कालिक परिणाम यही होगा कि बीजेपी का पलड़ा जितना आज है उससे अपने आप भारी हो जाएगा। लेकिन मैं इसे केवल उस आध हो सकता है इस आधार पे बीजेपी सोचे और मुझे इसी का थोड़ा डर कभी-कभी तात्कालिक चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं हमें और ख़ास तौर पे चुनावी सफलता और एक्स्ट्रा 15-20 सीट मिलते हुए दिखाई देने से किसकी लार नहीं लपकेगी, पता नहीं। जी, जी। लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ सब लोगों से जो इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं और यही सोचते हुए मैंने लिखा था कि इस तात्कालिक नफ़े-नुकसान के गणित से बाहर आके ऐसे सवाल पे देश का दीर्घकालिक हित देखना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि इससे अगले चुनाव में क्या होगा, इससे 50 साल बाद क्या होगा, कम से कम ये सोचना चाहिए। हो सके जी, तो ये सोचें कि इससे 100 साल बाद क्या होगा और मैं कह जी। रहा हूँ कि इसके परिणाम अच्छे नहीं। एक सवाल यहाँ पर है क्योंकि खबरों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। स्टालिन जो है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस पूरे आंदोलन को एक तरह से कह लीजिए इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और विजयन जो हैं केरल के चीफ मिनिस्टर जो वामपंथी पार्टी से, वो सपोर्ट कर रहे हैं। सीधारमैया और डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, सीधारमैया चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो सपोर्ट कर रही है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने भी मोहर लगा दी, उसने कहा भाई स्टालिन के साथ हम खड़े हैं और ये गलत हो रहा है, आप हमारी सीटें कम नहीं कर सकते। लेकिन नायडू बाबू आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वो चुप है, बगले झांक रहे हैं, खामोश हैं, रिएक्शन नहीं है। तो उनकी खामोशी का मतलब क्या है? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है? खामोशी के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि देखिए कम से कम 1 साल तक तो मामला टला हुआ है। जो भी होगा 1 साल बाद होगा और उन्हें इतना विश्वास होगा कि बीजेपी से कहें कि 1 साल की बजाय 2 साल टलवा लेंगे, 3 साल टलवा लेंगे और भाई जो बाद में पटाखा फूटना है, जितना देर से फूटे उतना अच्छा है, तब तक मतलब जो कहते हैं ना राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। जी, तो ये जो चल रहा है, अभी सरकार चल रही है, काहे को इसके अंदर चक्कर डाला जाए, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी संभव है कि उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व से बात की हो और ये कुछ आश्वासन मिला हो कि बदलाव करेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे जितना कि आपको लग रहा है। कुछ जिसे हिंदुस्तानी में कहते हैं ना एडजस्टमेंट हो जाएगा और जी, एडजस्टमेंट का मैंने आपको तरीका बताया, एडजस्टमेंट का तरीका शायद ये हो सकता है। एक फ़ॉर्मूला जो कई लोगों से सुन रहा हूँ मैं। हालाँकि वो फ़ॉर्मूला केवल दिखावटी एक जी, फ़ॉर्मूला ये हो सकता है। हो सकता है ये बात चंद्रबाबू नायडू ने डिस्कस की हो, क्योंकि जब अमित शाह ने कहा, कुछ दिन पहले अमित शाह जी से पूछा गया था, तो तमिलनाडु में थे शायद तब। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था प्रो रेटा बेसिस पे कोई चेंज नहीं होगा। अब उसका मतलब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया। तमिलनाडु सरकार ने पूछा भी कि इसका मतलब तो बताइए क्या है? मेरे ख्याल से उस उनके मन में जो चीज़ है वो ये, कि किसी ने बताया होगा कि देखो केरला की सीट तुम 20 से 12 कर दोगे तो हंगामा हो जाएगा। तो केरला को 20 का 20 रहने दो। उत्तर प्रदेश को 80 की बजाय 125 कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़ॉर्मूला ये होगा कि लोकसभा की आज की जो 543 सीट है, उसको बढ़ा के समझ लीजिए 850 कर दिया जाए। 850 हो गया। कहने को केरला 20 का 20 रहा, तो एक तरह की दिली संतोष रहा कि भई हमारी सीटें घटी नहीं। लेकिन जी। वास्तव में अनुपात घट गया है, लेकिन योगेन जी, क्योंकि
हाँ, यही एक दूसरी पहेली है। भाई जी, मोदी जी ने तो नई संसद बनाई और नई संसद में सीटें बढ़ा दी। वो तो शुरू से एक एजेंडा लेके आए थे कि भाई हमें सीटें बढ़ानी है। अब सवाल ये है कि अगर मोदी जी नहीं मानते, जिद पर रहे हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि डीलिमिटेशन का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। जहां बीजेपी की मौजूदगी है, वहां सीटें बढ़ रही हैं उन राज्यों में। अगर मोदी जी अड़ गए कि नहीं साहब डीलिमिटेशन तो होगा, मान लीजिए, तो फिर नायडू बाबू फिर कहाँ खड़े हैं? क्या सरकार से निकलना पड़ेगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश की आप कह रहे हैं सीटें कम हो रही हैं। धर्म संकट, राजनैतिक संकट, अस्तित्व का संकट सब कुछ हो जाएगा नायडू जी के लिए क्योंकि जैसा मैंने कहा, नायडू जी वापस जाके आंध्र प्रदेश में ये तो नहीं कह सकते कि आपकी 25 के बजाय अब देखिए हम सत्ता में हैं और आपकी सीट 25 से 21 करके लाएँ। ये तो कोई राजनेता कह नहीं सकता। उसके बाद तो मतलब आप कैसे अगला चुनाव जी, जीतेंगे, कैसे वहाँ पे टिकेंगे, वो तो ज़ाहिर है ये रास्ता तो उनके पास उपलब्ध है ही नहीं। जी, तो इसलिए उनके लिए बहुत भारी संकट होगा और ये सवाल जो है ये केवल मोदी जी की जिद का नहीं है, यानी कि संसद में खाली में आप ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी चाहेगी वो हो जाएगा। आपको इसे एक संविधान संशोधन के रूप में लाना पड़ेगा। जी, अगर जी, जी, लोकसभा की सीटें बढ़ानी है, आवंटन बढ़ाना है, बदलना है, संविधान संशोधन के रूप में आना पड़ेगा और इसमें नायडू जी को साथ लिए बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। तो उनका एक वीटो होगा इसके अंदर। इसलिए काम इतना आसान नहीं होगा, पेचीदा खेल होगा और मैं समझता हूँ हो सकता है बीजेपी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ फ़ॉर्मूला के रूप में इस चीज़ को लेके आए, कि हम देखिए लोकसभा की सीट 850 कर देते हैं, आप चिंता मत कीजिए और उसमें क्या होगा कि आंध्र प्रदेश की सीट 25 से बढ़ के 30 हो जाए। लेकिन याद रखिए बिहार की 50 से 80 40 से 80 हो जाएँगी। अ, 80 70 के करीब में एग्ज़ैक्ट इस जी, वक़्त आंकड़ा मेरी आँख के जी, सामने नहीं है। उत्तर प्रदेश की सवा सौ से ज़्यादा हो जाएँगी सीटें ऐसा करने पर। जी, तो जी, कुल मिला के होगा वही जो मैं ज़िक्र कर रहा था यानी कि उत्तर भारत के हिंदी भाषाई राज्यों की लगभग मेजॉरिटी हो जाएगी लोकसभा में या यूँ कहिए हिंदी जी, भाषी राज्य प्लस गुजरात। इनकी जी, स्पष्ट बहुमत लोकसभा में हो जाएगा। जी, बाकी संख्या बढ़ाना ये एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक दिलासा देने का काम होगा। जी। अब मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन है, ये पेंडोरा बॉक्स है, इसको मत खोलिए, इससे बहुत से नुकसान, इसको बंद कर दिए, चैप्टर क्लोज़ करिए, क्योंकि कहीं न कहीं नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाएगा। एकदम ठीक है, आपका बहुत वाजिब तर्क भी है। अब मैं हिंदी पर आ रहा हूँ और हिंदी में भी मैं नायडू बाबू को ही ला रहा हूँ बीच में। नायडू बाबू से पूछा गया कि भाई स्टालिन हिंदी पर बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायडू बाबू ने कहा कि नहीं, नहीं देखिए मैं तो चाहता हूँ कि 3 भाषा की जगह 10 भाषा हो। सब लोग मिंगल करें। मैं तो चाहता हूँ कन्नड़ भी हो, तमिल भी हो, हिंदी भी हो। जितना लोग बोलेंगे उतना अच्छा है, जितनी भाषा जानेंगे। तो हिंदी से तो बच के वो निकल गए। डिलिमिटेशन से नहीं बच पाए, लेकिन नायडू बाबू वहाँ निकल गए। बट तमिलनाडु में मैं देख रहा हूँ कि हिंदी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है और ऐसा लगता है स्टालिन हिंदी को एक पॉलिटिकल इलेक्शन का पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव भी है। तो हिंदी को लेके ये जो घेराबंदी है, हिंदी को लेके जो घेराबंदी है, ये कितनी विकट स्थिति खड़ी कर रही है और इस पर आपका क्या टेक है? विकट भी है, दुखद भी है। चूँकि बहस दरअसल हिंदी पे थी नहीं, बहस थी त्रिभाषा फ़ॉर्मूले पर। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार ने अपनी अदूरदर्शिता से, अपनी नासमझी से इसे अब हिंदी बनाम गैर हिंदी का विवाद बना दिया, जो कि तमिलनाडु की राजनीति के लिए बहुत ही एक वोट भुनाऊ किस्म का सवाल है। अब देश में 3 भाषा फ़ॉर्मूला कोई नई चीज़ नहीं है। ये 60 के दशक में देश का एक सर्वमान्य फ़ॉर्मूला था। ये फ़ॉर्मूला किसी सरकार ने इम्पोज़ नहीं किया था। ये तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे थे। सबने सर्वानुमति से इसे एक देश का फ़ॉर्मूला बनाया था। 5 साल में तमिलनाडु में सरकार बदल गई, वहाँ द्रविड़ पार्टियों की सरकार आ गई। उन्होंने आते ही 1970 में कह दिया, "ये त्रिभाषा फ़ॉर्मूला तुम अपनी जेब में रखो, हम तो इसे कभी लागू नहीं करेंगे।" तो बाकी राज्य पिछले दरवाजे से ना कर रहे थे। तमिलनाडु सामने खुल के ओपनली बोल रहा था कि हम इस फ़ॉर्मूले को नहीं मानते, नहीं लागू करेंगे, जो करना है कर लो। तो ये स्थिति 50 साल से चल रही। नई भाषा नई जो नीति आई शिक्षा नीति, उसमें भाषा के सवाल पे कुछ भी नया नहीं कहा गया है। दरअसल वो पुरानी शिक्षा नीति की कंटिन्यूएशन थी। तो ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी जिससे तमिलनाडु को विशेष एक तरह का प्रोवोकेशन। लेकिन बैठे-ठाले केंद्र सरकार ने क्या किया?
कहा कि हम तमिलनाडु की ग्रांट रोक देंगे, 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी एक राज्य के एक बजट के आइटम के लिए। 2000 करोड़ रुपए की हम ग्रांट रोक देंगे जब तक आप एनईपी का पालन नहीं करेंगे। एनईपी का पालन करने का मतलब त्रिभाषा फॉर्मूला हमने जो दिया है उसका आप पालन कीजिए। और इनडायरेक्टली अनौपचारिक रूप से कहा जा रहा था हिंदी पढ़ाना शुरू करो नहीं तो देख लेंगे। अब स्टालिन वगैरह भी देखिए ये भी राजनीति के खिलाड़ी हैं। उनको लगा अच्छा चुनाव से 1 साल पहले तुम हमें ये सिखा रहे हो, थैंक यू वेरी मच। अब हम तुम्हें बताते हैं कि क्या होगा। और फिर उन्होंने वहां पे तमिलनाडु में खोल दिया ये, क्योंकि तमिल भाषा पे कोई तमिल भाषा भाषियों पे एक दूसरी भाषा लादने की कोशिश हो रही, हिंदी लादने की कोशिश हो रही है, ये तमिलनाडु के लिए बहुत संवेदनशील सवाल है। हमारी पीढ़ी भूल गई है इस बात को, लेकिन 60 के दशक में वहां हिंदी विरोधी दंगे हुए थे। दंगे में 70 लोग मारे गए थे, जिन्हें आज भी शहीद की तरह याद किया जाता है उस इलाके में। वहां इस सवाल को छेड़ना बहुत ही नासमझी का काम था। और जब एक बार छेड़ दिया तो फिर स्टालिन ने इसको बिल्कुल हिंदी बनाम गैर हिंदी का मुद्दा बना लिया, जो शायद ठीक नहीं था। लेकिन जी। चुनाव से पहले जब वो कहते हैं भाई आपका राज्यपाल जब राजनीति कर रहा है, तमिलनाडु के राज्यपाल दिन रात राजनीति वहां करते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल लगभग बीजेपी के ऑपोजिशन कैंडिडेट की तरह से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जब तुमने मुझे फुल टॉस दे दिया तो मैं भी इसको छक्के के लिए मार देता हूं। तो उन्होंने उठा के इसे हिंदी बनाम गैर हिंदी का विवाद बना दिया। और इस पे पूरी तरह से खुल के अब राजनीति हो रही है और अब बीजेपी को डिफेंसिव पे जाना पड़ रहा है ना? तो हुआ यही है कि दरअसल ये हिंदी का विवाद था नहीं, होना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला इस देश के बहुभाषीय चरित्र को बचाने का सवाल है। और मैं आज भी समझता हूं, आज भी मैं खुल के कहना चाहता हूं, त्रिभाषीय फॉर्मूला एक अच्छा फॉर्मूला है भारत जैसे देश के लिए। बहुभाषीय चरित्र को बचाना बेहद जरूरी है। और बहुभाषीय चरित्र को बचाने के लिए ये कहना कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा पढ़िए, आप साथ में 2 राजभाषाएं इस देश की हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उसको पढ़ लीजिए, या कम से कम अंग्रेजी के अलावा कोई एक भारतीय भाषा अपनी मातृभाषा के अलावा आप सीखिए। ये अपने आप में देश की एकता के लिए बहुत अच्छा है। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जो देखते हैं कि बच्चों का दिमाग का विकास कैसे होता है, वो कहते हैं कि जो बच्चा 3 भाषाएं या इससे ज्यादा सीखेगा, वो बच्चा गणित भी अच्छा सीखेगा, वो बच्चा साइंस भी अच्छी सीखेगा, उस बच्चे का मानसिक विकास बेहतर होगा। तो हर तरह से राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, बच्चे के मानसिक विकास की दृष्टि से, सब दृष्टि से ये चीज बेहतर है। लेकिन इसे हिंदी बनाम गैर हिंदी का सवाल बना देना बहुत ही गैर समझदारी की बात है। और दुर्भाग्यवश वही खेल अब एक बार फिर शुरू हो गया है। और एक बार वो खेल शुरू हो जाए तो तमिलनाडु में आप इस खेल को जीत नहीं सकते। जो हिंदी के खिलाफ, वैसे उनको परहेज नहीं है, तमिलनाडु में हिंदी प्रचारिणी सभा बहुत अच्छा काम करती रही है। स्नेह से करेंगे तो वो हिंदी सीख लेंगे। लेकिन अगर आप उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहेंगे कि हिंदी सीखो, तो वो नहीं सीखेंगे। और इसमें असली बात देखिए, हम हिंदी भाषी हैं, हमें कुछ अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हकीकत ये है कि इस देश में त्रिभाषा फॉर्मूले का सत्यानाश करने का काम हिंदी इलाकों ने किया। त्रिभाषा फॉर्मूला जब बना, तो जैसा मैंने कहा फॉर्मूला ये था कि आप अपनी मातृभाषा सीखेंगे, हिंदी या देश की भाषा सीखेंगे, और उसके अलावा आप अंग्रेजी सीखेंगे। अब हिंदी इलाकों ने क्या किया? जहां मातृभाषा हिंदी है, वहां क्या सीखेंगे तीसरी भाषा? त्रिभाषा फॉर्मूले में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा गया था, थर्ड इंडियन लैंग्वेज प्रेफरेबली ए साउथ इंडियन लैंग्वेज। ये लिखा गया था फॉर्मूले में, कंसेंसस में। अब आप मुझे बताइए उत्तर भारत का कौन सा स्कूल है जो किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज को पढ़ाता? तो हम लोगों ने क्या किया, हम उत्तर भारत वालों ने, हमने किया कि देखिए हम तीसरी भाषा संस्कृत पढ़ा। अब संस्कृत इसलिए नहीं कि कोई संस्कृत से मोहब्बत हो गई है, संस्कृत या कोई आपको कोई शास्त्र ग्रंथ सीखने की कोई भी लालसा है। संस्कृत इसलिए कि आपको नई लिपि नहीं सीखनी पड़ेगी, देवनागरी तो है ही है, और 2-4 गुरुजी श्लोक आपको रटा देंगे। संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। स्कोरिंग किस लिए? इसलिए नहीं कि आपका ज्ञान आ जाता है। रटंतु करके 2 चीज़ आपने लिख दी वहाँ पे, 2 संधि लिख दी और संधि विच्छेद कर दिया, और बस हो गई संस्कृत पूरी आपकी। तो एक तरह से उत्तर भारत के हिंदी भाषा भाषियों ने ये तय कर लिया कि बाकी सारा देश मेरी मातृभाषा सीखे, लेकिन मैं उनकी मातृभाषा नहीं सीखूंगा। अब जी। इसके चलते लोगों के मन में एक
जलन नहीं है, एक तरह का एक वो है, असहजता है। यार ये तो तो चीटिंग कर क्या दी आप आपने, ये तो 2 नंबर का काम कर लिया। जी। क्योंकि समय भी हो रहा है, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन करूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो हिंदी का मामला है, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो हिंदी स्पीकिंग बड़े स्टेट्स हैं, इनको तमिल और कन्नड़ या फिर मलयालम या तेलुगु इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये मामला ये भी ठंडा हो जाएगा? आप कल्पना अगर कीजिए, अगर हुँ, उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़ाई जा रही होती, क्या स्टालिन खड़े होके बोल सकते थे कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊँगा? कोई व्यक्ति सुनता उनकी बात को ऐसे में? अच्छा मैं सुनता हूँ, चलिए आप तमिल नहीं पढ़ा सकते, हरियाणा में पंजाबी तो ठीक से पढ़ाई जा सकती है, कागज़ पे है, व्यवहार में नहीं है, हुँ, मैं हुँ, जानता हूँ। बिहार में बंगाली तो पढ़ाई जा सकती है, उड़िया तो पढ़ाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के कितने इलाके हैं जहाँ मराठी पढ़ाई जा सकती है, गुजराती पढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों को आप 2-3 विकल्प, मैं नहीं कहता कि हर स्कूल में आप 22 भाषाओं का विकल्प दे दीजिए, वो संभव नहीं है। लेकिन जैसा सब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है कि बोर्ड में 50 विषय दिए जाते हैं, लेकिन आपका स्कूल आपको 4 या 5 का ऑप्शन दिया करता है। आप 2-3 का ऑप्शन दे दीजिए। अ, मतलब ना उर्दू पढ़ाएँगे, ना मराठी पढ़ाएँगे, तो ये जो हिंदी भाषा भाषी का ये जो एक तरह का गुरूर कि मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब लोग मुझसे सीखो। अब ये बात आप जब किसी तमिल को कहेंगे, तो वो कहेगा भाई साहब कितनी पुरानी भाषा आपकी है? 200 साल हुँ, हुँ, पुरानी भाषा है, मेरी भाषा 3000 साल पुरानी है, मेरे से क्या बात करते हो? फिर वो सब शुरू हो जाएगा ना। फिर आपको कन्नड़ भाषा वाला बता देगा कि कितने ज्ञानपीठ अवार्ड उनके कन्नड़ को मिले हैं और आपको कितने मिले हैं, ये सब बातें शुरू हो जाएँगी। तो सबसे अच्छा ये जो हिंदी की तरफ से मतलब हिंदी जब तक भारतीय भाषाओं की बहन बन के चले, तब तक वो सम्मानित रहेगी। उस बहन को लोग प्यार करेंगे। जैसे ही वो सास होने की कोशिश करेगी, उससे क्या जलन बात है! होगी, लोग उसे पटकनी देने की कोशिश करेंगे। ये स्पष्ट सास सास ना बने, बल्कि इस देश की संस्कृति की सास बने तो ज़्यादा बेहतर है। और वाह! एक वाह! अच्छी बात, 2 बातें कही इन्होंने बड़ी अच्छी, योगेन जी ने। एक तो कहा कि भई डिलिमिटेशन जो है, सीटों का जो बँटवारा है, दक्षिण की सीटें कम होंगी, उत्तर भारत की बढ़ेंगी। ये ऐसा विवाद होगा कि जनता सड़कों पर आ जाएगी और नॉर्थ साउथ का बहुत डीप डिवाइड हो जाएगा। तो ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाए। जिसकी जितनी सीटें हैं, स्टेटस को कर दें, स्टैच्यू जिसे कहते हैं हम लोग। जो है बस यथास्थिति रहे। तो एक तो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की के ज़ख्म को मत कुरे दिए। ज़ख्म जो है जल्दी फिर भरेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से वैसे भी भरा गया। दूसरा एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक उत्तर दिया कि भई भाषा के लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि भई अगर योगी आदित्यनाथ कह दें कि हमारे यहाँ तमिल पढ़ाई जाएगी, या मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कह दे कि हमारे यहाँ तेलुगु पढ़ाई जाएगी, तो स्टालिन की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो हिंदी पर इस तरह की टिप्पणी करते या कुछ करते। तो ये एक सामंजस्य की स्थिति है, क्विड प्रो की बात है। और इसी ही को गंगा जमनी तहज़ीब भी कहते हैं कि भई आप कुछ हमारे साथ एडजस्ट करिए, हम आपके साथ कुछ एडजस्ट करें। लेकिन इन हिंदी और डिलिमिटेशन में एक शख्स जो है वो फँसा हुआ, वो भी आज इन्होंने बता दिया, उन सबका नाम है चंद्रबाबू नायडू। उनको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें? और मुसीबत ये है कि नायडू साहब की बैसाखी पर मोदी जी चल रहे हैं। तो एक बड़ा ही अजीबो-गरीब, मैं कहूँगा, एक स्थिति है जहाँ पर मोदी अपने ही गेम में इसलिए फँस गए क्योंकि जिस बैसाखी पर हैं, उससे भी कहीं न कहीं ये पूरा मामला चुभ रहा है। बहरहाल नायडू बाबू क्या फैसला लेते हैं, मोदी जी क्या फैसला लेते हैं, साउथ का स्टैंड क्या होता है, 22 मार्च को मीटिंग हो रही है इसको लेकर। उसमें उड़ीसा से लेकर, कर्नाटक से लेकर, केरल से लेकर सबको बुलाया गया, देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो 22 तारीख का इंतज़ार करते हैं, अगर कुछ फैसला होता है तो फिर योगेन जी को एक बार फिर से हम बुलाएँगे। योगेन जी, थैंक यू सो मच, और इतनी सहजता से, आसानी से, मैं तो कहूँगा पूरी पोएटिक लैंग्वेज थी आज आपकी, जितनी खूबसूरती से आप बयान करते चले गए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए, और दोस्तों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए, योगेन जी ने क्या बोला, क्या अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच योगेन जी फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। है।